Assalamualaikum students. Welcome to all of you in our next class. Dear students, last class में हमने रीड किया था innate immunity, जिसे हमने एक और नाम दिया था inborn immunity, जैसे हमने ये भी कहा था non specific immunity. वो immunity जो हमें right from birth यानी कि जन्म से ही मिली है, right from our parents, पैदाइश से ही, किस तरह वो हमें प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से. हम बात करेंगे स्किन की, एक फिजिकल बैरियर. जो हमारी स्किन है एक बैरियर है, ये मेजॉरिटी पैथोजेंस को अलाउ नहीं करती है कि वो हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो जाए. इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो है ऑर्गन्स है, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो भी अलाउ नहीं करता है पैथोजेंस को तो वो अंदर जाए ब्लड में या बाकी चीजों में. इसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फिजिकल बैरियर्स, यानी हम कहते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम. उसके बाद हमारे बॉडी में एक केमिकल बैरियर है. फॉर एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा आई में है ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, ईयर में है सिरोमिनस ग्लैंड, माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स, या हमारे फॉर एग्जाम्पल पैरानेजल साइंस इन नोज, या हमने देखा जो हमारा स्टमक है उसमें एसिड है गैस्ट्रिक जूस, या हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है स्पेशली द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन वेजिना उसमें पाया जाता है फ्लूइड. तो ये ऑलरेडी बैरियर्स है. इनका जो पीएच है, इनका जो नेचर है, इनका जो मीडियम है, वो पैथोजेंस को अलाउ नहीं करेगा हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होने से. सो दे कॉन्स्टिट्यूट द केमिकल बैरियर्स. सो फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, केमिकल बैरियर्स में वो गेट्स, वो पॉइंट्स जहां से एक पैथोजन फिजिकल बैरियर को बाईपास करके हमारी बॉडी में दाखिल हो सकता है. वो चाहे हम बात करेंगे आई की, हम बात करेंगे ईयर की, हम बात करेंगे नोज की, हम बात करेंगे माउथ की, हम बात करेंगे स्टमक की, हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की. इन जगह पे नेचर ने कुछ पहरेदार रखे हैं, डिफेंस सिस्टम रखा है जो पैथोजेंस को अलाउ नहीं करेगा बॉडी के दाखिल होने में. लेकिन उसके बाद हमने रीड किया सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम, जिसमें आते हैं सपोज अगर हम बात करें किसी पैथोजन की, उसने फिजिकल बैरियर को भी बाईपास किया, उसने स्किन को भी बाईपास किया, उसने म्यूकस मेम्ब्रेन को भी बाईपास किया, उसने केमिकल बैरियर्स को भी बाईपास किया, वो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं से हमारे ब्लड में दाखिल हो गया. अब वो हमारे ब्लड में आ गया, हमारे फ्लूइड में आ गया, तो वो कहीं भी पहुंच सकता है. लेकिन हमारे ब्लड में एक और डिफेंस सिस्टम है, हम कहते हैं सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम. यानी कि अगर फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है, हियर कम्स द रोल ऑफ सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम. जो सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम है उसमें सेल्यूलर बैरियर्स है, उसमें वो WBCs है, लाइक न्यूट्रोफिल्स, लाइक इस्नोफिल्स, लाइक बेसोफिल्स, लाइक मोनोसाइट्स, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से. इन सेल्यूलर बैरियर्स में हमें देखा किस तरह केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं टू एलिमिनेट द पैथोजेंस. अगर सपोज कहीं जगह पे इंफेक्शन है, जब वहां पे एक न्यूट्रोफिल या एक हम कह सकते हैं मैक्रोफेज पहुंचती है, एक मोनोसाइट पहुंचती है, किस तरह वो कीमोकाइंस या हम कह सकते हैं साइटोकाइंस रिलीज करती है टू अट्रैक्ट ऑल अदर WBCs एट द साइट ऑफ इंफेक्शन. उसके बाद हमने देखा कि जो मास्ट सेल्स है या बेसोफिल्स है, किस तरह वो हिस्टामीन को रिलीज करके वैसोडाइलेशन करवाती है, किस तरह वहां पे इन्फ्लामेशन होता है, जहां पे रेडनेस हो जाती है, जहां पे हीट जनरेट हो जाती है, जहां पे पेन होती है और जहां पे पस बनता है. और हमने एक और चीज देखा कि हिस्टामीन के बगैर सेरोटोनिन भी है. और उसके बाद हमने देखा एक और बैरियर्स हम बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर्स. वो साइटोकाइन बैरियर्स किस तरह हमें प्रोटेक्ट करता है. और हमने एक और चीज देखा इस इनेट इम्यून सिस्टम, दैट्स कंप्लीमेंट कैस्केड सिस्टम, कि जो हमारे ब्लड में इनएक्टिव कंप्लीमेंट प्रोटीन है जिन्हें लिवर बनाते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं. लेकिन जो हमारे बॉडी में एक पैथोजन बॉडी में दाखिल हो जाता है, उस पैथोजन की वजह से, उस इंफेक्शन की वजह से, उस एंटीजन की वजह से ये कंप्लीमेंट प्रोटीन जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और ये कैस्केड यानी कि एक दूसरे को एक्टिवेट करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं पैथोजन के वॉल पे, पैथोजन के मेम्ब्रेन पे, जिसे हमने नाम दिया था मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. ये जो मैक है ये छेद करता है ऑन द वॉल ऑफ पैथोजन, जिससे सारा फ्लूइड जो है इस पैथोजन के अंदर दाखिल हो जाता है और ये पैथोजन स्वेल अप हो जाता है, ये पैथोजन बर्स्ट हो जाता है, इससे इसकी डेथ हो जाती है. ये स्टूडेंट्स ये सब हमने पढ़ा इनेट इम्यून सिस्टम के हेडिंग के अंडर. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न. ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, डिस्क्राइब इनेट इम्यून सिस्टम. इसमें 3 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स वाले भी.
आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी का दूसरा पार्ट, दैट्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। हमने लास्ट क्लास में भी इनकी डिफरेंस पढ़ी थी कि क्या होता है इन्नेट, क्या होता है एक्वायर्ड। लेकिन आज हम इस एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को डिटेल में देखेंगे कि आखिर ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है क्या। मैंने आपको कहा सपोज आज कोरोना वायरस है, बहुत सारे जो लोग हैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कोरोना से। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इस कोरोना वायरस को नहीं जानती। लेकिन आप ध्यान से देखिए, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जिन्हें कोविड पॉजिटिव करार दिया गया या जिन्हें हम कह सकते हैं कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया, 14 डेज आइसोलेशन के बाद, कुछ मेडिसिन लेने के बाद वो रिकवर हो गए। इवन साइंटिस्ट कहते हैं कि यहां पे जो हमारी जो कम्युनिटी है, पता नहीं कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ होगा, कितने लोगों का टेम्परेचर राइज हुआ होगा, कितने लोगों को सिम्टम्स होंगे कोरोना वायरस के, लेकिन उन्हें ध्यान नहीं दिया होगा उस पर और उसके बाद वो रिकवर भी होंगे। दैट मीन्स कोरोना के इन्फेक्शन से बॉडी ने उनके खिलाफ एक इम्यूनिटी दिखाई, उसके बाद उनके बॉडी में उस कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज होंगी। सो दैट मीन्स हमारी बॉडी इस कोरोना वायरस को नहीं जानती है। अब अगर मार्केट में वैक्सीन आ रहा है, हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं इस कोरोना वायरस के खिलाफ, सो दैट नेक्स्ट टाइम ये कोरोना वायरस हमें अटैक नहीं कर सकता है। तो दैट मीन्स हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी हासिल की, हमारी बॉडी ने इसके खिलाफ एक डिफेंस सिस्टम बना दिया, हमारी बॉडी ने इसके खिलाफ एक प्रोटेक्शन सिस्टम बना दिया। तो वी कैन कॉल इट एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि वो इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में नहीं थी लेकिन हमने हासिल की बाय डूइंग वैक्सीनेशन या खुद को एक्सपोज करके टुवर्ड्स द एंटीजन, टुवर्ड्स द पैथोजन, जिससे हमारी बॉडी जो है डेवलप हो गई। जैसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराते हैं। सपोज हम बात करेंगे MMR, मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन की बात करेंगे। तो जब ये वैक्सीन हम बच्चों को करते हैं, दैट मीन्स हम अर्ली स्टेज में इस बच्चे को हम मीजल्स, मम्प्स और रूबेला के खिलाफ एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। पोलियो वायरस की खुराक हम देते हैं बच्चों को, जो पोलियो वैक्सीन हम देते हैं बच्चों को, तो वो क्या है एक्चुअली, वो एक इम्यूनिटी है। वो इसके बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप करती है सो दैट ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ में कभी भी इससे पोलियो के वायरस जो है अटैक नहीं कर सकता है। तो दैट मीन्स कुछ इम्यूनिटी जो है इनबॉर्न होती है, लाइक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, आईज, ईयर, नोज, सेल्यूलर मेम्ब्रेन, सेल्यूलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर एक्सेट्रा, ये हर एक के बॉडी में है। लेकिन कुछ इम्यूनिटी जो है ये हमें हासिल करनी पड़ती है, ये हमारी बॉडी में नहीं है, हमें इसको डिराइव करना पड़ता है, इसको एक्वायर करना पड़ता है। इससे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी और वी कॉल्ड एज एडाप्टिव इम्यूनिटी, या हमसे ये भी कह सकते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी, क्योंकि ये बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये वो इम्यूनिटी है जो हम हासिल करते हैं। आपने सुना होगा, बहुत सारे न्यूज में आते हैं, सोशल साइट्स पे भी आते हैं कि WHO ने कहा कि अगर वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ बन भी गया, स्टिल सारे लोगों तक, यानी कि पूरे वर्ल्ड तक ये बाय 2024 से पहले नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि पूरे वर्ल्ड को ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ 24 तक ही पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं है कि आज वैक्सीन बनाओ कल ये हर एक के पास अवेलेबल होगा। गो दैट मीन्स अगर वैक्सीन बन गई, मैं अभी भी एक न्यूज पढ़ रहा था, तो उसमें एक साइंटिस्ट ने लिखा था कि अगर वैक्सीन बन गया तो ये पहले रिच लोगों तक पहुंचे, ये सब लोगों तक नहीं पहुंचेगा, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। गो अगर वैक्सीन मिला, जिसको ये वैक्सीन मिला उसने वैक्सीनेशन कराया खुद को, गो उसने अटेन की इम्यूनिटी इस कोरोना के खिलाफ। अब अगर कोई बंदा गरीब है या कोई बंदा ऐसा है जिसको ये वैक्सीन नहीं मिलेगा, दैट मीन्स उसके खिलाफ ये इम्यूनिटी नहीं है। HIV की बात हम करेंगे, HIV के खिलाफ हमारा कोई वैक्सीन नहीं है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी नहीं है HIV के खिलाफ। सो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो इस HIV को पहचान नहीं पाती है और HIV इस बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। सो हमने इम्यूनिटी एक्वायर नहीं की HIV के खिलाफ। लेकिन अगर कल को HIV का वैक्सीन बन रहा है, तो ये वैक्सीन बनने के बाद हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाएगी इस HIV के खिलाफ। सो वी कैन से कि हमने इम्यूनिटी हासिल की बाय डूइंग वैक्सीनेशन अगेंस्ट दैट डिजीज और पैथोजन।
सो इन नटशल विदाउट वेस्टिंग टाइम, वो इम्यूनिटी जो हम हासिल करेंगे उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो हमारा जो टॉपिक है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Acquired immunity. What is that acquired immunity? ध्यान से, वो immunity that has been acquired. So हम इसकी definition लिखेंगे सिंपल, the immunity which is acquired, by our body। तो हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी हासिल करेगी किसी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ, तो उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द इम्यूनिटी विच इज एक्वायर्ड बाय आवर बॉडी अगेंस्ट द पर्टिकुलर एंटीजन, against the particular antigen। तो दैट मीन्स अगर हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शन हो रहा है, सपोज हम कोरोना की बात ही करेंगे, सपोज किसी बंदे को कोरोना वायरस का इंफेक्शन हो गया, तो जब उसकी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस दाखिल हो जाता है, वो बंदा 14 डेज के लिए आइसोलेशन में रहता है, मेडिसिन लेता है, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करता है। उसके बाद 14 डेज के बाद जब वो फिर जाता है कोरोना के टेस्ट के लिए, तो वो आ जाता है नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बन गए हैं इस कोरोना वायरस के खिलाफ। सो यहां अगर कोई बंदा एक्सपोज होता है किसी एंटीजन के खिलाफ, किसी पैथोजन के खिलाफ, और उसके बाद वो सर्वाइव करता है, मींस उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गए हैं, मेमोरी सेल्स बन गए हैं जो इस पैथोजन को याद रख सकते हैं। तो इसकी बॉडी ने इम्यूनिटी हासिल की इस पैथोजन के खिलाफ। अगर कोई बंदा, सपोज हम किसी ऐसे इंसान की बात, या कोई इंसान है जो किसी सोसाइटी में रहता है, इसे कोई इंफेक्शन हो गया, लेकिन उसको याद भी नहीं है कि मुझे इंफेक्शन, या इसने ध्यान नहीं दिया इस इंफेक्शन की ओर, और आहिस्ता आहिस्ता इस इंफेक्शन से कुछ टाइम के बाद रिकवर हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं इसके बॉडी में एंटीबॉडीज बन गए, मेमोरी सेल्स बन गए उस पैथोजन के खिलाफ। सो हम ये कह सकते हैं इस इंसान के अंदर, इस इंसान ने उस एंटीजन या उस पैथोजन के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल की। नाउ सेकंड यहां है, कोई डिजीज है, सपोज हम कोरोना की बात करेंगे, वैक्सीन आ गया, तो कोई बंदा कहता है कि मैं वैक्सीन लूंगा सो दैट मैं खुद को बचाऊंगा इस पैथोजन से, इस इंफेक्शन से। वो वैक्सीन लेता है। जब उसको वैक्सीनेशन होती है, तो वैक्सीनेशन से क्या होता है, इसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं, इसके बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स बनते हैं जो इस वायरस को याद रखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी एक लाइव वायरस के बॉडी में दाखिल होगा, इसको पता भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी बॉडी ऑलरेडी उस वायरस को जानती है, क्योंकि इसे बाय वैक्सीनेशन से वो इम्यूनिटी हासिल की। दैट मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके से हम हासिल कर सकते हैं, आइदर बाय वैक्सीनेशन, सिंपली इससे पहले कि वो पैथोजन आपको अटैक करे, आप अपने बॉडी में और डिफेंस सिस्टम बनाओ। किसी मुल्क की हम बात कीजिए, कंट्री की हम बात करेंगे, कोई कंट्री है, यह अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है, यह अपना जीडीपी जो है उसको ज्यादा खर्च करता है किस पे, अपने डिफेंस सिस्टम पे, जो आज आपने देखा पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड को खोखला किया, पूरे वर्ल्ड को नंगा किया किसने, एक छोटे से पार्टिकल ने जिसका नाम पड़ा है कोरोना। क्यों? क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया आपका हेल्थ स्ट्रक्चर कितना कमजोर है। लोग, कंट्रीज ज्यादातर अपना सारा पैसा किस पे डालते हैं, डिफेंस सिस्टम पे। उन्हें बड़े बड़े मशीन गन्स बनाए, उन्हें एयरक्राफ्ट बनाए, उन्हें हम कह सकते हैं टैंक्स बनाए, उन्हें मिसाइल्स बना दिए, मींस उन्हें वो वॉरफेयर सिस्टम बना दिया खुद को महफूज करने के लिए। बॉर्डर पे उन्हें इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, इतना ज्यादा टाइट हम कह सकते हैं डिफेंस सिस्टम रखा, सो दैट कोई भी बाहर का दुश्मन इस मुल्क को अटैक ना कर सके। तो एक मुल्क जो है अपना डिफेंस सिस्टम तैयार करता है, उनको पता होता है, उनका जो एजेंट्स, उनके जो डिफेंस होता है इतना स्ट्रांग होता है, सो दैट इन पे कोई बुरी नजर न डाल सके। सेम अप्लाइज टू अवर बॉडी।
हमारे बॉडी के अंदर भी डिफेंस सिस्टम है, दैट इज WBCs। ना हमारा WBC कितना स्ट्रांग है यही डिटरमाइन करेगा इम्यूनिटी को। जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ, जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, उनको खोखले हो गए, उनको इन्फेक्शन हो गया, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, जिनका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग था, उसको इस इन्फेक्शन ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, थोड़ा मामूली फीवर सिम्टम्स तो हो गए, लेकिन थोड़ा बहुत एलिनेशन से, थोड़ा बहुत आइसोलेशन से वो ठीक हो गए, सर्वाइव हो गए। वहां पे पता चलता उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है। हमने क्यों कहा बूढ़ों को अब थोड़ा मतलब ज्यादातर बाहर मत निकले। क्या आपने देखा होगा इटाली में क्या हुआ, इटाली में बहुत लोगों की डेथ हो गई। किन लोगों की? वो सारे एज्ड पीपल थे वहां पे, उनकी इम्यूनिटी वीक थी। तो दैट मीन्स जो हमारे बॉडी का WBCs है, या जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, ये कितना स्ट्रांग है, ये डिटरमाइन करेगा आपकी इम्यूनिटी को। अब कुछ लोग पैथोजन के खिलाफ वैक्सीनेशन लेता है सो दैट उनकी बॉडी और उस पैथोजन को याद रख सके। कुछ लोग जो कम्युनिटी में, सोसाइटी में चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनके बॉडी में इंफेक्शन होता है, लेकिन उनकी बॉडी में उस इंफेक्शन के खिलाफ इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो अटेन करते हैं इम्यूनिटी। तो दैट मीन्स हम एक इम्यूनिटी हासिल कर सकते हैं दो ही तरीके से, आइदर बाय डूइंग वैक्सीनेशन, सिंपली इससे पहले कि दुश्मन आपके बॉडी में दाखिल हो जाए, आप अपनी बॉडी को बोलो दुश्मन कैसा है। आपने पूरे कंट्री में रखा है डिफेंस सिस्टम, सब लोगों को बोल के रखा है, सपोज किसी हमने पुलिस को रखा है कि ये बंदा जो है ये चोर है, डाकू है। कुछ दिन पहले मैं SMH हॉस्पिटल में था, माय कजिन वाज नॉट कीपिंग वेल, तो मैंने वहां पे एक फोटो देखी। आई टोल्ड समबडी ये किसकी फोटो? बोला कि ये जेब कतरा जिसको बहुत बार देखा गया यहां पे, वो चोर है। तो हम सबको बोल के रखा गया है कि ये बंदा जो है ये सही नहीं है, तो इस बंदे को पहले याद रखिए। तो हर कोई जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह आप अपने W सिस्टम को, अपने बॉडी के डिफेंस सिस्टम को पहले ही बोल के रखते हो कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये एंटीजन है, ये दुश्मन है, तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ एक डिफेंस सिस्टम बना रही है। एक हम कह सकते हैं एक ऐसा पुलिस या एक ऐसा मिलिट्री फोर्स बना रहे हैं जो कभी भी इस पैथोजन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दैट मींस जब वो इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक मिलिट्री सिस्टम स्ट्रांग होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आप ऐसे ही घूम रहे होते हो, इन्फेक्शन हो गया, लेकिन बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उसने इस पैथोजन को एलिमिनेट किया, और नेक्स्ट एनकाउंटर के लिए इस बॉडी के अंदर इसका इम्यून रिस्पॉन्स, इसके अंदर मिलिट्री सिस्टम बन गया, डिफेंस सिस्टम बन गया, जिसकी वजह से अब ये इन्फेक्शन दोबारा नहीं हो सकता। So we can acquire immunity by two ways. So acquired immunity can be derived by two ways. कैसे? पहला, by vaccination। क्या होता है वैक्सीन, हम आगे चलकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। by vaccination और by direct contact। या तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना है पैथोजन की। इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट ने हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट दिया। उसने ब्रिटेन गवर्नमेंट को बोला आप लॉकडाउन मत कीजिए, लोगों को फ्रीली छोड़िए। They will come in contact with the virus. They will come in contact with the pathogen. जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उनके बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी, और जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी उनको इफेक्ट होगा। उसने दिया था कॉन्सेप्ट कि जो एज्ड पीपल है, जो डिफेक्टिव पीपल है, जो डिजीज्ड पीपल है, उनको हम अलाउ नहीं, उनको बोलेंगे कि आप घरों के अंदर ही रहे। लेकिन एटलीस्ट जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको अलाउ करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, एक हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी, पूरे सोसाइटी में जो है इम्यूनिटी डेवलप होगी अगेंस्ट द कोरोना वायरस, और इससे हमारी बॉडी, हमारी कंट्री में कम इन्फेक्शन होगा। लेकिन उस वक्त जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, उनने ये रिस्क नहीं ली, कि उनको लगा था कि अगर हम ये रिस्क ले इसलिए शायद इसका नतीजा जो है, रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होंगे। तो आप घूम रहे होते हैं,
इस सोसाइटी में, इस एनवायरमेंट, हमने अपने एनवायरमेंट को पोल्यूट किया है, हम अब एनवायरमेंट में घूम रहे हैं, कभी इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन इन्फेक्शन है, हम कोई पैथो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है, तो जब वो हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है, अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वी कैन रिकवर, और रिकवर होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर उस पैथोजन के खिलाफ एक मिलिट्री सिस्टम तैयार हो गया, एक डिफेंस सिस्टम तैयार हो गया, मेमोरी सेल्स बन गए, एंटीबॉडीज बन गई। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, सो वी कैन गो फॉर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद क्या होता है, हमें ये इंश्योर है कि हमने वैक्सीन लिया है और हमारी बॉडी में अब डिफेंस सिस्टम प्रोड्यूस हो गया। ना, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ध्यान से सुनिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या प्रॉपर्टीज है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला स्पेसिफिसिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यह हाईली स्पेसिफिक है, सबसे हाईली स्पेसिफिक। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक? यानी कि ये एंटीजन को, अगर सपोज कोई एंटीजन है, एंटीजन ए है, सपोज ये बॉडी में दाखिल हो गया, तो हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इस एंटीजन ए को याद रखेगा और इसके खिलाफ मेमोरी सेल्स बनाएंगे, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम अगर ये एंटीजन ए फिर से हमारी बॉडी में दाखिल होता है, हमारी बॉडी का जो मिलिट्री सिस्टम है वो इस एंटीजन को याद रखते हैं, पहचानते हैं, तो वो उसको एलिमिनेट करेंगे। अगर हमारी बॉडी में बहुत सारे, हम कह सकते हैं WBCs है, सपोज हमने वैक्सीन लिया, हम कल वैक्सीन लेंगे कोरोना के खिलाफ भी, हमने बचपन में MMR लिया है, DPT लिया, बहुत सारे वैक्सीन लिए हैं, वो सारे वैक्सीन जो हमारे बॉडी के सारे डिफेंस सिस्टम है, वो हर एक पैथोजन को अलग अलग से पहचानते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक सेल है, वो हर एक को पहचान, सपोज एंटीजन ए के लिए अलग सेल होगी जो सिर्फ इसको पहचानेगी, इस तरह अगर एंटीजन बी होगा उसके लिए अलग सेल होगी, एंटीजन सी होगा, यानी कि हर एक पैथोजन के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग डिफेंस सिस्टम है जो उसको पहचानेंगे। सो हमारा जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है ये हाईली स्पेसिफिक है, ये पहचानता अपने दुश्मन को, इसको पता है कि मेरा दुश्मन कौन है, ये उसी को पहचानेगा, इसका स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी। डेफिनेटली when there is specificity there is diversity. What do you mean by diversity? यानी कि हमारे बॉडी में डाइवर्सिफाई, हमारा जो मिलिट्री सिस्टम वो डाइवर्स है। जैसे कंट्री का डिफेंस सिस्टम, आर्मी अलग है, BSF अलग है, CRPF अलग है, लोकल पुलिस अलग होता है, इस तरह नेवी अलग है, एयरफोर्स अलग है, तो डिफरेंट सिस्टम है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी एक डिफरेंट सिस्टम है, वो डाइवर्स है, WBC है, लिम्फोसाइट से है, लेकिन डाइवर्स है। T लिम्फोसाइट की बात करें या B लिम्फोसाइट की बात करेंगे या कोई भी एंटीबॉडीज की बात, हमारे बॉडी में कितने भी एंटीबॉडीज होंगे, लेकिन हर कोई एंटीबॉडी अपने ही एंटीजन को रिकॉग्नाइज करे, अपने ही दुश्मन को पहचानेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी वो हर एक के साथ बाइंड होगा, नो। सपोज एंटीजन A आया, उसके लिए अलग एंटीबॉडी है, एंटीजन B आया, उसके लिए अलग एंटीबॉडी है, एंटीजन C आ गया, उसके लिए अलग एंटीबॉडी है। तो हर एक एंटीजन के लिए, हर एक वायरस के लिए, हर एक दुश्मन के लिए, हर एक पैथोजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज, अलग अलग मेमोरी सेल्स, इसलिए ये डाइवर्स है। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन? ध्यान से सुनिए, हमारे बॉडी में अपने सेल्स है, तो जो हमारे सेल्स है उन पे भी बाज़ाब्ता रिसेप्टर्स होते हैं। एक सिंपल सी बात करेंगे हम RBC की, हम बात करेंगे RBC, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो है उसके सरफेस पे भी एंटीजन है। वो RBC की बात करो या कोई और सेल की बात करो, हमारे हर एक सेल पे एंटीजन पाए जाते हैं। सो जो हमारे अपने सेल्स है उन पे क्या होता है, एंटीजन्स होते हैं। नाउ जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उन्हें कैसे पता है कि ये मेरी अपनी सेल है और कैसे पता है ये पराई सेल है?
सपोज अगर हमारे बॉडी में दाखिल होगा बैक्टीरिया, तो एक सेल जो है, चाहे वो लिम्फोसाइट हो, चाहे वो हम बात करेंगे चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो, उसे कैसे पता चलेगा कि ये दुश्मन है और ये मेरी अपनी सेल है? यानी कि अपने और पराये के बीच में उसको कैसे फर्क पता होगा? सो ये इसका सबसे डायग्नोस्ड फीचर है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये इजीली रिकॉग्नाइज कर सकती है अपने सेल्स को, पराये सेल्स को। अगर इसने कभी अपने सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो ये अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगी, उससे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। लेकिन हमारी सेल जो है हाईली स्पेसिफिक है, इसे पता है कि मेरी कौन सी सेल है और पराई सेल कौन सी है। सो इजीली डिफरेंशिएट कर सकती है सेल्फ और नॉन सेल्फ, सेल्फ नॉन सेल्फ। यानी कि इसको पता है मेरा अपना कौन है, पराया कौन है। सो अपने और पराये के बीच में ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी इजीली डिस्क्रिमिनेट फर्क कर सकता है। एक और है मेमोरी। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। एक और क्वालिटी है, एक बार एंटीजन दाखिल हो गया, हमारी बॉडी ने उसको पहचाना, पहचानने के बाद उस एंटीजन को, उस बैक्टीरिया को, उस दुश्मन को, उस माइक्रोब को, उस पैथोजन को एलिमिनेट किया हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी ने। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम यह है, जब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया दाखिल हुआ या कोई भी पैथोजन दाखिल हुआ, उसको पहचाना, स्पेसिफिसिटी, उसके खिलाफ डिफरेंट एंटीबॉडीज बनाना और उसको एलिमिनेट करना, डिस्ट्रॉय करना, और उतना ही नहीं उसके खिलाफ मेमोरी सेल्स बनाना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। आपने पैथोजन को पहचाना, उसको डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉय नहीं उसके खिलाफ मेमोरी सेल्स भी बनाए, सो दैट अगर नेक्स्ट टाइम ये बैक्टीरिया गलती से फिर हमारे बॉडी में दाखिल होगा, हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक सेल होगी, मेमोरी सेल, जो इसको पहचानेगी, उसको एलिमिनेट करेगी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी न सिर्फ एंटीजन को एलिमिनेट कर सकती है, बल्कि उसके खिलाफ मेमोरी सेल्स बनाएंगी, जो इस एंटीजन को, इस पर्टिकुलर एंटीजन को नेक्स्ट एनकाउंटर के लिए क्या रखेगी, याद रखेगी। सो रिकॉग्नाइज particular pathogen for next encounter, next encounter के लिए ये उसको क्या रखती है, याद रखती है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब पहली बार एंटीजन हमारे बॉडी में दाखिल होता है, जब पहली बार बॉडी के अंदर एंटीजन दाखिल हुआ, हमारी बॉडी को पहले इसको पहचानना है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने, उसको एलिमिनेट करना है, फिर मेमोरी सेल्स बनाने, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो जो पहला होता है फर्स्ट एनकाउंटर, इसे हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स यानी कि जब पहली बार एंटीजन बॉडी के अंदर दाखिल हो गया, हमारी बॉडी को इस एंटीजन को पहले पहचानना है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए, फिर इसको एलिमिनेट करना है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये इसको बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। लेकिन उसके बाद अगर दूसरा एनकाउंटर हो गया, सेकंड एनकाउंटर, यानी कि अगर फिर से ये पैथोजन हमारे बॉडी में दाखिल हो गया, उसके बाद जो मेमोरी सेल्स है वो इस पैथोजन को इमीडिएटली एलिमिनेट करेंगे, इसे कहते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है पहला एनकाउंटर, यानी कि जब पहली बार एक एंटीजन बॉडी के अंदर दाखिल हो गया, और बॉडी के अंदर दाखिल होने के बाद ये एंटीजन, इसको पहचानना, इसको एलिमिनेट करना, इसके खिलाफ मेमोरी सेल्स बनाना, इस पर टाइम लगता है। इसलिए प्राइमरी रेस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है। ये पूछा जाता है प्राइमरी रेस्पॉन्स जो है स्लो है, ठीक है। लेकिन जब सेकंड एनकाउंटर होता है, जब दूसरी बार यही एंटीजन हमारी बॉडी में दाखिल होता है, उस वक्त जो मेमोरी सेल्स है वो इस पैथोजन को इमीडिएटली पहचान के एलिमिनेट करते हैं। सेकंडरी, उसको बोलते हैं सेकंडरी रेस्पॉन्स। सेकंडरी रेस्पॉन्स जो है ये फास्ट होता है। अगर थर्ड टाइम फिर से ये एंटीजन बॉडी में दाखिल, यानी थर्ड एनकाउंटर हुआ, थर्ड टाइम एंटीजन बॉडी में दाखिल हुआ, तो उस वक्त उसको हम बोलते हैं टर्शियरी रेस्पॉन्स। लेकिन वो रेस्पॉन्स सेकेंडरी से भी फास्ट होता है। तो जितनी बार पैथोजन बॉडी के अंदर दाखिल होगा, उतनी बार उसके खिलाफ मेमोरी से उसके खिलाफ रिएक्शन करेंगे, और उतना ही वो ज्यादा फास्ट होगा।
और गेटिंग में पॉइंट। सो प्राइमरी रेस्पॉन्स जो है ये स्लो होता है, ये पहला एनकाउंटर जब पहली बार बॉडी के अंदर एंटीजन दाखिल हो गया। लेकिन उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, सेकंड एनकाउंटर, यानी कि जब दूसरी बार पैथोजन बॉडी में दाखिल हुआ तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स पहले प्राइमरी रेस्पॉन्स के खिलाफ से पहले क्या होता है, फास्ट होता है। सो सेकेंडरी रेस्पॉन्स फास्ट, प्राइमरी रेस्पॉन्स जो है ये स्लो होता है। ये इसके क्या थे, प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स। नाउ विल सी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो कंपोनेंट्स। पहला है CMI, इसे कहते हैं हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरा है AMI, इसे हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वन इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें हम पहले देखेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है। ये वो इम्यूनिटी है, ये पहले ये देखेंगे। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जिसमें एक पैथोजन को एलिमिनेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ T lymphocyte. So here the role is played by T lymphocytes. T lymphocytes. So that type of immunity in which pathogen is eliminated with the help of T lymphocytes, that's known as cell mediated immunity. तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हमेशा रोल कौन अदा करता है, टी लिम्फोसाइट्स। तो जैसे कौन सा इंफेक्शन, चाहे बैक्टीरिया हो, ठीक है, चाहे वायरस हो, ठीक है, चाहे फंगल डिजीज हो, चाहे प्रोटोजोन डिजीज हो, चाहे हेलमिंथिक डिजीज हो, ठीक है, या सपोज बॉडी के अंदर कैंसरस सेल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कैंसरस सेल्स, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें टी लिम्फोसाइट्स को रोल अदा करता है, इसमें टी लिम्फोसाइट रोल अदा करता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट वहां पे एक एंटीजन को, पैथोजन को एलिमिनेट करता है। कौन सा पैथोजन, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, हेलमिंथी हो या फंगस हो। ठीक है, और इस वाले इम्यूनिटी में याद रखिए, अगर बॉडी के अंदर कैंसर सेल है, कोई सेल है जो कैंसरस सेल है या वायरस अफेक्टेड सेल है, वायरल अफेक्टेड सेल है, वो सेल जिनके अंदर वायरस अफेक्ट हो गया है, वो सेल्स, या जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उन सेल्स के खिलाफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का रोल है। तो टी लिम्फोसाइट बैक्टीरिया को, टी लिम्फोसाइट वायरस को, प्रोटोजोन्स को, हेलमिंथिस को, कैंसरस सेल्स को, वायरस अफेक्टेड सेल्स, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो ग्राफ्ट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, उन सेल्स के खिलाफ जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वो है टी लिम्फोसाइट। व्हाट दिस टी स्टैंड्स, इससे पहले भी मैंने आपको बोला, जो टी लिम्फोसाइट है ये प्रोड्यूस होता है कहां पे, बोन मैरो में, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ठीक है, ये बनते हैं बोन मैरो में, यानी कि इनकी पैदाइश जो है वो बोन मैरो में होती है, लेकिन मैचुरेशन occurs in thymus gland. This is very important. हमने पढ़ा है थाइमस ग्लैंड, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया। जो थाइमस ग्लैंड है यहां पे होता है स्टर्नम बोन पे, इसी थाइमस ग्लैंड में, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट है बनते कहां पे है, बोन मैरो में, लेकिन इन्हें कहां भेजा जाता है, थाइमस ग्लैंड में, मैचुरेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए। जैसे कोई डिफेंस पर्सन है, कोई आर्मी वाला है, ये रहता है किसी गांव में कहीं रहता है, तो उसके बाद ये आर्मी ज्वाइन करता है, इसकी ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग सेंटर में। तो इसी तरीके से जो टी लिम्फोसाइट है बनते कहां पे, बोन मैरो में, लेकिन की ट्रेनिंग कहां पे होती है, थाइमस में, इसलिए इनको नाम पड़ा है टी लिम्फोसाइट,
यहां पे जो टी स्टैंड है, टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। ये इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टी है इट स्टैंड्स फॉर थाइमस। क्यों? क्योंकि इसकी मैचुरेशन होती है कहां पे? थाइमस ग्लैंड में। प्रोड्यूस कहां पे होता है? बोन मैरो में। मैचुरेशन कहां पे होती है? थाइमस ग्लैंड में। क्लियर? नाउ सेल मीडिएट इम्यूनिटी में जो ये टी लिम्फोसाइट्स है, ये एक्चुअली अंधे होते हैं। इनका हम कैसे सिंपल, ये ब्लाइंड होते हैं, इनकी पहचान नहीं होती है। ये तो डिफेंस पर्सन है बट अनफॉर्चुनेटली ब्लाइंड है, इसको दिखाई नहीं देता है। अब जब इसको दिखाई नहीं देगा तो हाउ कैन इट एलिमिनेट द पैथोजन? ये जो टी लिम्फोसाइट है ये घूमता रहता है। कहां पे घूमता रहता है? बॉडी में, ब्लड में। तो हमें ब्लड इसको बोलना पड़ता है कि ये है पैथोजन, ये है एंटीजन, ये है दुश्मन। ऐसा नहीं है कि टी लिम्फोसाइट आ गया, इसने रिकॉग्नाइज किया और एलिमिनेट करेगा, नहीं। जब तक ना हम इससे पहले बोलेंगे कि दिस इज एन एंटीजन, दिस इज एन पैथोजन, ये उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको पहचान ही नहीं होती है एक दुश्मन की। इसकी जो पहचान है, इसको, ये एक ब्लाइंड है, सिंपल समझिए ब्लाइंड है, अंधा है, इसको दिखाई नहीं देता है। सो हमें इसको देना पड़ता है, हमें इसको दिखाना पड़ता है। और इस दिखाने के लिए एक सेल है जिसका नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एक सेल है जिसका नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी कि ये वो सेल है जो एंटीजन प्रेजेंट करेगी। देखिए नाम ही है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी कि एक सेल जो एंटीजन को प्रेजेंट करेगी। किसे? टी लिम्फोसाइट को। सो ये कौन सी सेल है? टाइप ऑफ ए सेल, टाइप ऑफ ए सेल विच प्रेजेंट्स एंटीजन किसे? टू द टी लिम्फोसाइट। सो टी लिम्फोसाइट ब्लाइंड है, टी लिम्फोसाइट अंधी है, इसे दिखाई नहीं देता है, इसे दिखाई नहीं देता है। सो हमें इसको देना पड़ता है एंटीजन, हमें एंटीजन देना पड़ता है। कैसे देंगे? क्योंकि ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये एंटीजन को एंगल्फ करती है, ये एंटीजन को खाती है और उसके बाद अपने मेम्ब्रेन पे डालती है और उसके मेम्ब्रेन से किसे देती है? टी लिम्फोसाइट को। इस एंटीजन प्रेजेंट की एग्जांपल देखिए, मैक्रोफेज, फिब्रोब्लास्ट एटसेट्रा। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ध्यान से देखिए, सपोज यहां पे एक सेल है, यह है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसने एक एंटीजन को एंगल्फ किया, यह है एंटीजन को एंगल्फ किया। ठीक है, ध्यान से सुनिए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने किसे एंगल्फ किया? एंटीजन को। ये एंटीजन को एंगल्फ किया। एंगल्फ करने के बाद ये इसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं, यानी कि एक सेल जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसने एंटीजन को एंगल्फ किया। एंगल्फ करने के बाद इसने इस एंटीजन को छोटे छोटे पीसेस करने के बाद ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपने अंदर एक रिसेप्टर बनाती है। उस रिसेप्टर को डालती है किस पे? मेम्ब्रेन पे। यहां पे मैं दिखाता हूं, इसने अपने मेम्ब्रेन पे उस रिसेप्टर को बना दिया, यहां देखिए। ठीक है, जिसका नाम है MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास क्या है? एक रिसेप्टर, का नाम है, यहां मैं लिखता हूं MHC, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका एक और नाम है HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, क्योंकि इनको पहली बार देखा गया ल्यूकोसाइट्स पे, इस इनको नाम पड़ा ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन। इनका एक और नाम है MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और यही मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है किस पे आ जाता है? APC पे, और उसी पे होता है एंटीजन। तो अब एंटीजन कहां पे है? एंटीजन इज बाउंड
विद द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब ये एपीसी सेल जाएगी टी सेल के पास और उसको इस एंटीजन से क्या कराएगी, तारुफ कराएगी, उसे बोलेगी यह है एंटीजन, इस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाओ। और यू गेटिंग माय पॉइंट? सो टी लिम्फोसाइट ब्लाइंड है, उसे दिखाई नहीं देता है। सो व्हाट विल हैपन, ये जो टी लिम्फोसाइट है अब हमें इसे एंटीजन देना है, तो देने के लिए क्या करेंगे, एक सेल है हमारे ब्लड में, इसका नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये क्या करती है, जब भी हमारे बॉडी में एंटीजन घूमता रहता है ये उस एंटीजन को एंगल्फ करेगी, उसे अपने बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर लाइसोसोम की मदद से छोटे छोटे पीसेस करेगी और उसमें एक टुकड़ा उठाएगी, एक रिसेप्टर पे डालेगी जिसका नाम है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब उस रिसेप्टर पे एंटीजन होता है, फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जाएगी टी लिम्फोसाइट के पास, उसको देगी ये एंटीजन, उसको बोलेगी ये लीजिए ये है एंटीजन, इस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाइए और यही एंटीजन जो है आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। तो टी लिम्फोसाइट इस एंटीजन को याद रखे, इसके खिलाफ रेस्पॉन्स जनरेट करता है। सो दैट वाज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। नाउ वी विल सी जो टी लिम्फोसाइट के कुछ टाइप्स हैं, ये अकेली सेल नहीं है, इसके 2-4 टाइप सेल्स हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन से। सबसे पहली टाइप जो है वह है टी हेल्पर सेल। जो पहली सेल, इसके बारे में ऑलरेडी हमने जिक्र किया था जब हम एड्स पढ़ रहे थे, तो हम पहले बात करेंगे जो पहली टाइप है टी लिम्फोसाइट की, वो कौन सी है, टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल, तो हम बात करेंगे पहले एक सेल का नाम है टी हेल्पर सेल। ध्यान से देखिए, जो हेल्पर टी सेल है इसमें जो रिसेप्टर होता है उसका नाम है CD4 पास्ट। तो CD4 एक रिसेप्टर है, CD का फुल फॉर्म है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ये एक रिसेप्टर है, डिफरेंशिएशन। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द हेल्पर टी सेल, दैट CD4। जो हेल्पर टी सेल है ये कौन सी सेल है, इसे हम कहते हैं कमांडर ऑफ इम्यून सिस्टम। कहीं पे एनकाउंटर होने वाला है, सपोज हम बात करेंगे इस वक्त कहीं पे भी बाउंड्री है, कहीं पे है कोई घुसपैठिया है, कोई भी दुश्मन है, तो जब तक न कमांड देगा, जब तक न कमांडर अपने साथियों को बोलेगा फायर करने के लिए, तब तक वो फायर नहीं करेंगे। सो सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, कमांडर ये हुक्म देता है। सो हेल्पर टी सेल जो एक कमांडर है, पूरे इम्यूनिटी का, पूरे इम्यून सिस्टम का ये क्या है, कमांडर, स्पेशली एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का एक कमांडर है। ठीक है, इसमें कौन सा रिसेप्टर है, CD4। ये क्या करता है, हेल्पर टी सेल क्या करता है, ध्यान से देखिए, ये है हेल्पर टी सेल। ठीक है, ये है, या चलिए ये है एपीसी, अभी जो मैंने सेल बनाई है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ध्यान से देखिए, ध्यान से, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे एक रिसेप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और ये है उसका एंटीजन। सो इसका नाम लिखूंगा MHC एंटीजन कॉम्प्लेक्स। MHC एंटीजन कॉम्प्लेक्स, ये कौन सी सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब यहां से कौन सी सेल आ गई, टी हेल्पर सेल। इस सेल के पास भी क्या है, रिसेप्टर, का नाम क्या है, CD4। यह इसके पास एक रिसेप्टर, ठीक है, यह एक रिसेप्टर CD4। अब ध्यान से देखिए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने जो एंटीजन, जो एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसका एंटीजन MHC पे है। अब ये एंटीजन किसके साथ इंटरेक्ट करवाएगा, CD4, हेल्पर टी सेल के CD4 के साथ। तो जो हेल्पर टी सेल है, जब इसने इस एंटीजन के साथ इंटरेक्ट किया, अब ये क्या करेगी, ये वाली हेल्पर टी सेल, ये एक सिग्नल जनरेट करेगी।
क्या करेगी? जनरेट ये कुछ केमिकल्स जिन्हें बोलते हैं साइटोकाइन्स, ये साइटोकाइन्स रिलीज करेगी। क्या करेगी? रिलीज साइटोकाइन्स। तो वो साइटोकाइन्स क्या करवाएंगे? जो एक और टी लिम्फोसाइट है, इसका नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेगी, एक्टिवेट, और उनकी प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मींस डिवीजन। ध्यान से सुनिए, पहले एपीसी सेल है, इसके पास एंटीजन, जैसे एंटीजन को एनगल्फ किया, उसको प्रोसेस किया, उसको ब्रेक किया, उसको किसमें डाला? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद ये एंटीजन दिया हेल्पर टी सेल को, उसके रिसेप्टर का नाम है CD4, और वो रिसेप्टर जो है अब हेल्पर टी सेल, जो ही एंटीजन उसके CD4 के साथ बाइंड हुआ तो उसने क्या किया? रिलीज किया साइटोकाइन्स। उसने रिलीज किए साइटोकाइन। जब वो साइटोकाइन्स रिलीज हो गए तो वो साइटोकाइन्स आप क्या करेंगे? साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेंगे। वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। और साइटोटॉक्सिक टी सेल जब एक्टिवेट हो गए और साथ ही में प्रोलिफरेशन, यानी कि वो आप डिवीजन करेंगे, बहुत सारी साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाएंगे। और किस सेल को एक्टिवेट कराएगा? बी लिम्फोसाइट्स को। शाबाश, किस सेल को? बी लिम्फोसाइट को। दैट मीन्स हेल्पर टी सेल सेक्रेट साइटोकाइन्स, और ये साइटोकाइन्स अब किसे एक्टिवेट करेंगे? साइटोटॉक्सिक टी सेल को और बी लिम्फोसाइट्स को। तो बी लिम्फोसाइट और साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होता है, प्रोलिफरेट होता है, डिवीजन करते हैं, किसके हुक्म से? हेल्पर टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल को हम बोलते हैं किलर सेल। इसका काम है टू किल, जो भी इसके रास्ते में आएगा, पैथोजन हो, कुछ भी हो, उसको एलिमिनेट करेगा, उसको किल करेगा। लेकिन किसके हुक्म से? हेल्पर टी सेल के हुक्म से। बी लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडीज बनाना, लेकिन एंटीबॉडीज जो है तभी बनेंगे जब हुक्म कौन देगा? हेल्पर टी सेल। इसलिए हमने क्या कहा? हेल्पर टी सेल द कमांडर ऑफ द इम्यून सिस्टम, क्योंकि जो हेल्पर टी सेल है, इसी जब तक नहीं ये रिलीज क्या करेगी? साइटोकाइन्स, तब तक साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा। और जब तक साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये पैथोजन को किल नहीं कर सकता है। इसी तरह अगर साइटोकाइन्स रिलीज नहीं होंगे, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं होगी, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं हुए, एंटीबॉडीज रिलीज नहीं होंगे, एंटीबॉडीज रिलीज नहीं होंगे, एंटीजन को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। मींस जो बी लिम्फोसाइट और साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेंगे, तभी एक्टिवेट होंगे, तभी प्रोलिफरेट होंगे, तभी डिवाइड करेंगे जब तक उनको कौन ऑर्डर करेगा? हेल्पर टी सेल। हेंस हेल्पर टी सेल इज नोन एज कमांडर ऑफ इम्यून सिस्टम। एक और पॉइंट इस हेल्पर टी सेल को, HIV अटैक्स टी हेल्पर सेल। कितना खतरनाक है HIV, वो कमांडर को ही किल करता है। जब कमांडर किल हुआ तो साइटोटॉक्सिक टी सेल, बी लिम्फोसाइट वेट कर रहे हो एक्टिवेशन के लिए, लेकिन ये एक्टिवेट ही हो पाते, क्योंकि उनको एक्टिवेट कौन करता? हेल्पर टी सेल। उसे किसने मार गिराया? HIV ने। सेकंड एक और पॉइंट है, जो हेल्पर टी सेल है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होगा, या कैंसर सेल है, कैंसरस सेल या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, उसमें इनका रोल है। यानी कि हेल्पर टी सेल एक कैंसर से, एक सेल जो कैंसरस बन सकती है, उससे डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसे एलिमिनेट कर सकती है। और जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, अगर वो ऑर्गन हमारी बॉडी का नहीं होगा, अगर उस ऑर्गन का रिसेप्टर हमारी बॉडी के रिसेप्टर से नहीं मिलेगा, अगर उस ऑर्गन का एंटीजन हमारी बॉडी के एंटीजन से मैच नहीं होगा, तो हेल्पर टी सेल इसे एक दुश्मन करार समझेगा, उसको एलिमिनेट करेगा। क्लियर? दैट वाज हेल्पर टी सेल। एक और फंक्शन है इसका हेल्पर टी सेल का, वो है ये साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उन साइटोकाइन्स की मदद से बी लिम्फोसाइट और साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करती है। हेंस साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है, ये तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, प्लेज अ रोल इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी मींस
जो हेल्पर टी सेल है ये दोनों काइंड के इम्यूनिटी में रोल अदा करती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी रोल अदा करते हैं। सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्पर टी सेल का रोल है। डोनर रिजेक्शन, अभी मैंने यहां पे लिखवाया था, डोनर रिजेक्शन यानी कि जब कोई डोनेट करेगा ऑर्गन, अगर हमने किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया, अगर वो ऑर्गन मैच नहीं करा बॉडी के साथ तो वो रिजेक्ट किया जाता है। तो रिजेक्शन में कौन रोल अदा करता है? हेल्पर टी सेल। एक और पॉइंट, ये इंड्यूस करता है, ये इंड्यूस करता है कंप्लीमेंट सिस्टम को। कंप्लीमेंट सिस्टम यानी कि जो कंप्लीमेंट कैस्केड सिस्टम है उसे एक्टिवेट करता है, उसको काम करने के लिए यही इंड्यूस, यही हुक्म देता है। वो कंप्लीमेंट सिस्टम जब काम करते हैं उनका जो ऑर्डर है वो हेल्पर टी सेल ही प्रोवाइड करते हैं। सो हेल्पर टी सेल के मुताबिक आपको ये याद रखना है कि इसमें एक रिसेप्टर है CD4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहला ऑब्जेक्ट इस पे आ सकता है। जो हेल्पर टी सेल है ये साइटोकाइन्स रिलीज करती है। ये पहली सेल जो एपीसी के साथ बाइंड होकर साइटोकाइन्स रिलीज करेगी, जिसकी वजह से साइटोटॉक्सिक टी सेल और बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर साइटोकाइन्स प्रोड्यूस नहीं हुए तो ये दो सेल एक्टिवेट नहीं होंगे। ये डोनर रिजेक्शन कैंसर सेल में रोल अदा करती है। एचआईवी इनको अटैक कर सकता है, जो एचआईवी है वो इसी सेल को अटैक करती है। और ये जो हेल्पर टी सेल है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में रोल अदा करती है। अगर कोई डिफरेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ तो वो रिजेक्ट किया जाता है और ये कंप्लीमेंट कैस्केड सिस्टम को क्या करती है? एक्टिवेट। ये था हेल्पर टी सेल के बारे में। अब इसके बाद हम दूसरी सेल पढ़ेंगे जिसका नाम है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, यानी कि अब ये देखेंगे किलर सेल कैसी होती है। अब जो नेक्स्ट टाइप सेल है दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो टी हेल्पर सेल के बाद जो दूसरी टी सेल है दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल, इन्हें हम कहते हैं किलर सेल्स भी। देखिए एक है नेचुरल किलर सेल, वो नहीं, इन्हें हम कहते हैं कॉमनली वी कॉल देम एज अ किलर सेल्स, या हम इनको कहते हैं किलर टी सेल्स। ठीक है, पहले ध्यान से सुनिए, ये एक्टिवेट हो जाते, दे आर एक्टिवेटेड बाय टी हेल्पर सेल। इनको एक्टिवेट कौन करता है? हेल्पर टी सेल। एक्टिवेट करने के बाद ये क्या हो जाते हैं? प्रोलिफरेशन ऑकर्स ड्यू टू टी हेल्पर सेल। तो जो टी हेल्पर सेल इनको प्रोलिफरेट भी करवाता है, यानी कि डिवीजन करवाता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल पहले एक्टिवेट हो जाती, कैसे एक्टिवेट हो जाती है? ड्यू टू द हेल्पर टी सेल। जो हेल्पर टी सेल है वो रिलीज करती है कुछ केमिकल जिनका नाम है साइटोकाइन्स। जो साइटोकाइन्स है, साइटोकाइन्स क्या करते हैं? ये हेल्पर टी सेल से निकल के साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट होने के बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल पहले क्या करते हैं? ये डिवीजन करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं। इसको बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन। मैं लिखता हूं एक और टर्म, क्लोनल सिलेक्शन मींस ये डिवाइड करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं सेल्स की। क्लियर? नेक्स्ट, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है इसका क्या है? ये रिलीज करती है दो केमिकल्स, एक है परफोरिन्स, परफोरिन्स। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये दो केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, एक है परफोरिन्स और दूसरा है ग्रेन्जाइम्स, दूसरा है ग्रेन्जाइम्स। जो परफोरिन्स है, ध्यान से सुनिए, जो परफोरिन्स है these are chemicals, these are chemicals which causes perforation, which causes perforation of pathogens। ये सपोज एक पैथोजन है,
सपोज ये मेरे पास एक पैथोजन है, बैक्टीरिया है, तो जो परफोरिन्स है ये बिल्कुल पिलेट्स है, जो पिलेट गन से निकलने वाली पिलेट्स है बिल्कुल उनकी तरह है। ये छेद करते हैं ऑन द वॉल ऑफ पैथोजन, पोर्स करते हैं, परफोरेशन करते हैं ऑन द वॉल ऑफ पैथोजन। उससे क्या होता है, जब परफोरेशन हो गए, जो बाहर का फ्लूइड है, हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वो सब कुछ इस बैक्टीरिया के, इस पैथोजन के अंदर चला जाता है। ये पैथोजन जो है ये स्वेलअप हो जाता है और बर्स्ट हो जाता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, ये कुछ और ग्रेन्जाइम्स हैं, बोलते हैं एंजाइम्स, सेक्रीट ग्रुप ऑफ एंजाइम्स which causes lysis of the pathogen। ये कुछ एंजाइम सेक्रीट करते हैं जिन्हें बोलते हैं ग्रेन्जाइम्स। वो ग्रेन्जाइम्स क्या करते हैं, सपोज ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का वॉल है, सेल वॉल, उस सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं, जिसे पैथोजन की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। So perforins are chemicals which cause perforation on the wall of pathogen, while as granzymes are the chemicals which causes the lysis of the pathogen। यानी कि वो जो पैथोजन है उसके वॉल को ब्रेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उससे पैथोजन की मौत हो जाती है। ये कौन करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, इसका एक और काम है, ये जो अगर सपोज ग्राफ्टिंग हो जाती है, जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है, ये उस ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट करता है अगर वो बॉडी का नहीं होगा। यानी कि अगर कोई ऐसा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ जिसके बीच में जेनेटिक रिलेशनशिप नहीं है, सपोज दो लोग हैं हमारे पास, एक है ए और दूसरा है बी। बी जो है ये ऑर्गन डोनेट करता है ए को, सपोज बी ने किडनी डोनेट की ए को, लेकिन ए और बी के बीच में कोई जेनेटिक रिलेशनशिप नहीं है। सो इससे क्या होगा, जो ए है, ए की जब बॉडी में ये किडनी आ गई तो ए का जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो ए के इस किडनी को देखता है, पहचानता है, उसको पता चलता है कि ये बॉडी का नहीं है, ये अपना नहीं है, तो वो इस किडनी को रिजेक्ट कर सकता है। तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये रिजेक्ट कर सकता है ऑर्गन को। क्लियर? दैट वाज अबाउट द साइटोटॉक्सिक टी सेल। नाउ एक और सेल है, इसका नाम है सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल। यहां एक पॉइंट और है, यहां मैं लिखना भूल गया। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, इन पे जो रिसेप्टर होता है वो होता है CD8। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेल्पर टी सेल पे था CD4 और साइटोटॉक्सिक टी सेल पे है CD8। तो ये रिसेप्टर्स है जिसे इनकी पहचान होती है। ऑल्दो हर एक टी सेल पे एक रिसेप्टर होता है, इसका नाम है TCR, टी सेल रिसेप्टर। लेकिन जो हेल्पर टी सेल है उसमें एक स्पेशल रिसेप्टर है CD4, और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसमें जो रिसेप्टर है CD8। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ थर्ड कैटेगरी इज सप्रेसर टी सेल। क्या होती है सप्रेसर टी सेल? हमने हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट किया बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसने एंटीजन दिया किसे, टी हेल्पर सेल को, और हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो गई। जब हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो गई उसने साइटोकाइनेस रिलीज किए, जिससे बी लिम्फोसाइट और साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो गई। साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो गई, अब ये क्या कर रही है, रिलीज कर रही है परफोरिन ग्रेन्जाइम्स और पैथोजेंस को एलिमिनेट करती है। लेकिन जो ये एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल है या एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल है, जब ये पैथोजन को एलिमिनेट करते हैं, अगर ये बॉडी में रह गई ऐसे ही इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेटेड फॉर्म में रह गई, तो ये हमारी अपने ही सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। ये खतरा है अपने ही सेल्स को। तो दैट मीन्स अगर उन्होंने अपने सेल्स को डाइजेस्ट किया, अपने सेल्स को किल किया, इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मैं रिपीट करना चाहता हूं, जो हेल्पर टी सेल है जब इसको हमने एक्टिवेट किया, या जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है जब ये एक्टिवेट हो गई, एक्टिवेशन के बाद ये एलिमिनेट करते हैं पैथोजन को। लेकिन इस सारी प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद जो एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल है या एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल है, ये बॉडी के सेल्स के लिए मतलब खतरा बन सकती है। ये
बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो अब हमें क्या करना है, उन्होंने अपना काम किया, नाउ वी हैव टू एलिमिनेट देम, वी हैव टू किल देम, वी हैव टू सप्रेस देम, वी हैव टू डिस्ट्रॉय देम। और वो काम कौन करेगा? सप्रेसर टी सेल। तो सप्रेसर टी सेल विल एलिमिनेट किन्हें? एक्टिवेटेड टी हेल्पर और साइटोटॉक्सिक टी सेल। जो हेल्पर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसको एलिमिनेट करेंगे कौन? सप्रेसर टी सेल, सो दैट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ना हो। एक और सेल है, उसे कहते हैं मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल, देखिए जब बॉडी में एंटीजन आ गया, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो गई या साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो गई, लेकिन सप्रेसर टी सेल ने अब साइटोटॉक्सिक टी सेल को और हेल्पर टी सेल को एलिमिनेट किया, लेकिन वहां पे अब उन्हीं हेल्पर या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की मेमोरी टी सेल है। क्या है मेमोरी टी सेल? ये वो सेल है जो उस एंटीजन को याद रखेंगे, पर्टिकुलर एंटीजन को। सपोज अगर बॉडी में दाखिल आ गया है एक एंटीजन, सपोज बॉडी में एक एंटीजन आ गया है जिसका नाम है एंटीजन ए। एंटीजन ए आ गया है। जो एंटीजन ए है, ये एंटीजन प्रेजेंट सेल ने इसको एंगल्फ किया, इसको एमएससी में डाला और किसको प्रेजेंट किया? हेल्पर टी सेल को। तो हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो गया किसके लिए? इस एंटीजन ए के लिए। हेल्पर टी सेल ने साइटोकाइन्स रिलीज किए किसके लिए? इस एंटीजन ए के लिए। वो साइटोकाइन्स एक्टिवेट हो गए, उनने साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट किया किसके लिए? इस एंटीजन ए के लिए। साइटोटॉक्सिक टी सेल इस एंटीजन ए को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन डिस्ट्रॉय करने के बाद मेमोरी टी सेल्स बनते हैं, और जो ये मेमोरी टी सेल है इस एंटीजन ए को याद रखेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर बॉडी में फिर से ये एंटीजन ए आ गया, उस वक्त हमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की जरूरत नहीं है, उस वक्त यही मेमोरी टी सेल है। यह मेमोरी टी सेल क्या करेगी? यह कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेगी और इस एंटीजन ए को एलिमिनेट करेगी। जो मैंने इससे पहले भी पढ़ाया, दैट इज नोन एज सेकेंडरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है जब पहली बार एंटीजन बॉडी में दाखिल हुआ। सेकेंडरी रेस्पॉन्स भी जब दूसरा एनकाउंटर, थर्ड एनकाउंटर स्टार्ट होगा, तो उसमें क्या है कि जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स में जो मेमोरी टी सेल्स है वो एंटीजन्स को एलिमिनेट करते हैं, पैथोजेंस को एलिमिनेट करते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द, किसके बारे में हमने बात की? दैट वाज ऑल अबाउट द, हम कह सकते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या पढ़ा? हमने पहला जो इसके बारे में पढ़ा कि इट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या है? ये वो सेल्स है जो बोन मैरो में बनते हैं, मैच्योर होते हैं कहां पे? इन द थाइमस ग्लैंड। और जो टी लिम्फोसाइट है इसके कुछ टाइप्स है, लेकिन टी लिम्फोसाइट एक अंधी सेल है, ये डायरेक्टली एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, इसको हमें एंटीजन देना, वो देने वाला कौन है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। उसके बाद हमने देखा कि जब हेल्पर टी सेल है, जो पहली एक टाइप है टी लिम्फोसाइट की, वो एक्टिवेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको बोलते हैं साइटोकाइन्स। साइटोकाइन्स रिलीज एक्टिवेट करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल को और बी लिम्फोसाइट्स को। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है इसको हम बोलते हैं किलर टी सेल। CD8 इस पर रिसेप्टर है और इसका काम क्या है? परफोरिन ग्रेन्स रिलीज करना टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन। हेल्पर टी सेल कमांडर ऑफ द टी लिम्फोसाइट या कमांडर ऑफ द एंटीजन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसका काम क्या है? वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाता है इनडायरेक्टली और वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करता है। वो ऑर्गन रिजेक्शन में और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद में देखा कि सप्रेसर टी सेल एक्टिवेट साइटोटॉक्सिक टी सेल और एक्टिवेट हेल्पर टी सेल को एलिमिनेट करता है टू प्रिवेंट द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और मेमोरी टी सेल हमारी बॉडी में रहते हैं टू रिमेंबर द एंटीजन फॉर नेक्स्ट एनकाउंटर। अब हम देखेंगे दूसरा कंपोनेंट एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये वो इम्यूनिटी है जिसमें एक एंटीजन को एलिमिनेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज। जैसे नाम में ही लिखा है, नाम में ही कहा है कि जब हम दुश्मन को मारेंगे विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज, वी कॉल इट एज अ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो ये दूसरा है एंटीबॉडी
mediated immunity. That immunity in which antigen is eliminated with the help of antibodies. एक और पॉइंट याद रखिएगा बेटा, क्योंकि एंटीबॉडी जब बनता है ये ब्लड में होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि वो इम्यूनिटी जो ब्लड की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड में क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडीज। नाउ ये जो एंटीबॉडीज है, सो इसमें रोल अदा कौन करता है? एक तो बी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज एलिमिनेट करता है एंटीजन को, लेकिन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कौन करता है? बी लिम्फोसाइट। सो दैट इम्यूनिटी विच इज ऑकर्स ड्यू टू एंटीबॉडीज इज नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। पहले हम देखेंगे बी, व्हाट बी स्टैंड्स। बी स्टैंड्स हियर फॉर एक्चुअली बुर्सा फैब्रिकस। ये मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, बुर्सा फैब्रिकस। ये एक्चुअली बर्ड्स में एक ऑर्गन है। तो ये जो बी लिम्फोसाइट होता है, ये बनते हैं ये प्रोड्यूस होता है, मैच्योर होता है बुर्सा फैब्रिकस में। पहली बार इनको देखा गया बर्ड्स में। उसके बाद हमने इनको आइसोलेट किया, कहां से? ह्यूमन से। ह्यूमंस में कहां पे होते हैं? ह्यूमंस में ये बनते हैं प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योरेशन इन बोन मैरो। ठीक है, ये कहां पे बनते हैं? बोन मैरो में। बनते भी वहीं पे है और इनकी मैच्योरेशन भी वहीं पे है, इसलिए इनको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। यहां पे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि शायद बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो। नो, बी स्टैंड्स फॉर बुर्सा फैब्रिकस। ये बर्ड्स में है और वहीं पे इनको पहली बार हमने देखा। उसके बाद हमने इनको ह्यूमंस में भी देखा, तो इसलिए इनको कंटिन्यू हमने यही नाम रखा, बी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है ये एक्टिवेट हो जाती है किसकी वजह से? एक्टिवेशन ऑकर्स ड्यू टू टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जिसकी वजह से बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाती है। जो बी लिम्फोसाइट है ये अंधी नहीं है, इस पे एक रिसेप्टर होता है। आई विल शो लाइक दिस। ये जो बी लिम्फोसाइट है इस पे वाई शेप्ड रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे वाई शेप्ड रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं BCR। फुल फॉर्म है बी सेल रिसेप्टर। तो जो बी लिम्फोसाइट है उन पे जो रिसेप्टर पाया जाता है उसको बोलते हैं BCR, दैट इज बी सेल रिसेप्टर। ये बिल्कुल वाई शेप्ड होते हैं। तो बी लिम्फोसाइट जो है ये चाहे तो डायरेक्टली एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, चाहे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से एंटीजन लेगा। ये दोनों तरीके से बी लिम्फोसाइट कैन डिटेक्ट द एंटीजन आइदर थ्रू द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और डायरेक्टली। हम यहां पे देखेंगे डायरेक्टली। सपोज यहां से एक एंटीजन आ गया, वो बाइंड हुआ BCR के साथ, तो बी लिम्फोसाइट क्या हो जाती है? एक्टिवेट। लेकिन इसे फुल एक्टिवेशन के लिए देखो, एंटीजन तो बाइंड हुआ लेकिन इसे क्या चाहिए? हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या करती है? सेक्रीट साइटोकाइन्स। वो साइटोकाइन्स कहां जाते हैं? बी लिम्फोसाइट के अंदर, और तब जाके बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाता है। नो डाउट जो बी लिम्फोसाइट है ये पहले एंटीजन के साथ बाइंड तो हुआ, लेकिन एंटीजन के साथ बाइंड होने के साथ ही ये डिपेंडेंट है ऑन द साइटोकाइन्स ऑफ टी हेल्पर सेल। जब हेल्पर टी सेल्स को साइटोकाइन्स देगी, वो साइटोकाइन्स बी लिम्फोसाइट के अंदर जाएगी। जब वो बी लिम्फोसाइट के अंदर जाएगी तब जाके बी लिम्फोसाइट क्या होगा? एक्टिवेट। जब बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे? बी लिम्फोसाइट दो तरह के सेल्स बनाएंगे। बी लिम्फोसाइट दो तरह के सेल्स बनाएंगे। पहला इन्हें बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स, जो प्लाज्मा बी सेल्स है ये बनाते हैं एंटीबॉडीज। क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हेल्पर टी सेल ने सेक्रीट किया साइटोकाइन्स, वो साइटोकाइन्स बी लिम्फोसाइट के अंदर जाके उनको एक्टिवेट करता है, जिससे बी लिम्फोसाइट दो प्रोलिफरेट हो जाती है। प्रोलिफरेशन। तो बी लिम्फोसाइट दो तरह के सेल्स बनाते हैं, एक है प्लाज्मा बी सेल, जिन्हें हम प्लाज्मा बी सेल जो एक्टिवेटेड बी सेल है ये बनाते हैं एंटीबॉडीज, और दूसरा है मेमोरी बी सेल
मेमोरी बी सेल जो इस एंटीजन को नेक्स्ट एनकाउंटर के लिए क्या रखेंगे, याद रखेंगे, मेमोराइज करेंगे। सो आई रिपीट अगेन द प्रोसेस। बी लिम्फोसाइट, ये बी सेल है, ये बी सेल है। तो जो बी सेल है एंटीजन के साथ बाइंड हुआ, लेकिन एंटीजन के साथ बाइंड होने के बाद इससे और एक्टिवेशन की जरूरत है, और एक्स्ट्रा सिग्नल की जरूरत है, उसे हम बोलते हैं को-स्टिमुलेशन। को-स्टिमुलेशन, रिमेंबर दिस पॉइंट, को-स्टिमुलेशन। यानी कि जो बी लिम्फोसाइट है, नो डाउट ये डायरेक्टली एंटीजन के साथ बाइंड हुआ। जब ये एंटीजन के साथ बाइंड हुआ, ये एक्टिवेट तो हो जाती है, लेकिन इसे चाहिए फुल एक्टिवेशन, और वो फुल एक्टिवेशन कौन देता है इसको, हेल्पर टी सेल। तो हेल्पर टी सेल ने साइटोकिन्स रिलीज किए, ये एक्स्ट्रा सिग्नल है, इसे बोलते हैं हम को-स्टिमुलेशन। बी सेल एक्टिवेट हो गई, जब बी सेल एक्टिवेट हो गई, इट अंडरगोस प्रोलिफरेशन, फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स। वन इज प्लाज्मा बी सेल जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, और अदर वन इज मेमोरी बी सेल जो एंटीजन को नेक्स्ट एनकाउंटर के लिए क्या रखते हैं, याद रखते हैं। क्लियर? ये था और बी लिम्फोसाइट, और यही बी लिम्फोसाइट रोल अदा करते हैं किसमें, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ये जो एंटीबॉडीज है किस तरह प्रोड्यूस किए जाते हैं, इन एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर क्या है, और ये किस तरह एंटीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हमने देखा कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इज दैट इम्यूनिटी व्हिच इज ड्यू टू एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। व्हाट इज बी? बी स्टैंड्स फॉर बुर्सा फैब्रिकस, जो पहली बार हमने बर्ड्स में देखा, और उन्हीं के नाम पे हमने इसको नाम रखा बी। लेकिन लेटर ऑन हमने देखा ह्यूमंस में ये बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस भी होता है बोन मैरो में, और मैच्योरेशन भी होती है उनकी वहीं पे। इसलिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बी एक्चुअली बोन मैरो है, नहीं, बी एक्चुअली क्या है, बुर्सा फैब्रिकस। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिवेट होते हैं बिकॉज ऑफ हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल को रोल अदा करते हैं जब पहली बार जो बी लिम्फोसाइट है, इसमें वाई शेप्ड रिसेप्टर होते हैं, उनका नाम है बीसीआर। उसके साथ जब एंटीजन बाइंड हुआ, हेल्पर टी सेल ने साइटोकाइन्स दिया, उसको बोलते हैं को-स्टिमुलेशन। तो बी सेल प्रोलिफरेट हो गए, दो तरह के सेल्स बनाए, प्लाज्मा बी सेल जिसने प्रोड्यूस किए एंटीबॉडीज, और मेमोरी बी सेल जिसने जो इस एंटीजन को नेक्स्ट एनकाउंटर के लिए याद रखते हैं, और ये एंटीबॉडीज किसके साथ बाइंड हो जाते हैं, एंटीजन के साथ, और उसको एलिमिनेट करते हैं। अब हम यहां पे एक पॉइंट देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो कभी 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने आपको पहले ही यह पढ़ाया है, यू शुड नो दिस थिंग। यह है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और यह है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। यह किसकी वजह से है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। और यह किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज। यह पहला पॉइंट, ठीक है। यहां पे कौन कौन सी सेल है? टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल। यहां पे कौन कौन सी सेल है? प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल। यहां प्लाज्मा बी सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और मेमोरी बी सेल नेक्स्ट एनकाउंटर के लिए एंटीजन को याद रखती है। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डोनर रिजेक्शन, यानी कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, अगर वो किसी जेनेटिक रिलेशनशिप नहीं होगी, अगर किसी उस इंसान ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जिसके बीच में कोई जेनेटिक रिलेशनशिप नहीं होगा, तो टी सेल उसको रिजेक्ट करेगा। डोनर रिजेक्शन ये रोल अदा करते हैं इन कैंसर सेल्स, लेकिन नो रोल, एंटीबॉडी यहां पे कोई रोल अदा नहीं करता है, नो रोल। वो दैट मीन्स एंटीबॉडीज का कोई रोल नहीं है डोनर रिजेक्शन में, या एंटीबॉडीज का कोई रोल नहीं है कैंसर सेल्स में। इज इट क्लियर? यहां पे जो टी लिम्फोसाइट्स है ये प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइन्स, और इनको एक और इनको बोलते हैं लिम्फोकाइन्स। लिम्फोकाइन्स।
तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय टी लिम्फोसाइट्स, साइटोकाइन्स एंड लिम्फोकाइन्स। यहां पे सिर्फ प्रोड्यूस होते हैं एंटीबॉडीज। क्लियर? सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टडी करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे एंटीजन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एंटीबॉडी क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या था, और किस तरह एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, कितने क्लासेस के एंटीबॉडीज होते हैं। आज की क्लास में हमने रीड किया एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को रीड किया। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हमने देखा कि किस तरीके से टी सेल रोल अदा करता है, जिसमें 4 सब टाइप्स है, साइटोटॉक्सिक, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल। फिर हमने देखा कि जो टी लिम्फोसाइट है वो डायरेक्टली एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, हमें उसको एंटीजन देना इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बी लिम्फोसाइट में हमने देखा कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है। बी लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर हो जाती है कहां पे? बोर्ड्स ऑफ फैब्रिक्स में। पहली बार हमने इसको वहीं से आइसोलेट किया, इसलिए इसको नाम दिया हमने बी लिम्फोसाइट। लेकिन ह्यूमंस में ये प्रोड्यूस होती है और मैच्योर होती है बोन मैरो में। कंटिन्यू करके हमने देखा कि जो बी लिम्फोसाइट्स है ये प्रोड्यूस करते हैं, ये जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा बी सेल, मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा बी सेल प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज एलिमिनेट करते हैं एंटीजन में। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, उनकी रिएक्शन, उनके सब टाइप्स। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।